हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सो आज जिस टॉपिक को हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो अपने आप में एक अलग चैप्टर है, लेकिन ये भी प्रोबेबिलिटी का एक पोर्शन है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी में इसका यूज कहाँ पे आया है, क्यों इस टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। क्लियर है ना? और फिर आगे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, तो आपको हौच पौच नहीं होना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो देखिए टॉपिक का नाम क्या है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या होता है इसका मतलब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो आपने सॉरी जब आपने 10th पास किया, आपने कहीं पे एडमिशन लिया किसी स्कूल में, फिर आप क्या किए, देखे कि स्कूल का बिहेवियर सही नहीं है, वहां पे जो भी पढ़ाया जा रहा है आपके समझ में नहीं आ रहा है। तब आपने क्या सोचा कि अब मेरे को कहीं पे क्लास करना पड़ेगा, ट्यूशन क्लासेस करनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया, अगर आप रांची से हैं तो सबसे पहले आपने रांची में अलग अलग इंस्टीट्यूट के बारे में पता किया। यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, तो सबसे पहले आपने सारे के बारे में पता किया। हो सकता है ए एकेडमी मान ले हम लोग, बी एकेडमी है, इसी तरह सी एकेडमी है, डी एकेडमी है। मतलब आपके पास बहुत सारा ऑप्शन था। आप देखेंगे जगह जगह पे आपके लिए क्लासेस स्टार्ट किया गया। फिर आपको मिला खान एकेडमी या फिर मैक्स फाउंडेशन, आप जो भी बोलो। तो अब आपको कहीं से पता चला कि खान एकेडमी या फिर मैक्स फाउंडेशन थोड़ा सा सही है, अच्छा है, मेरे को वहां पे एडमिशन लेना चाहिए। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास बहुत सारा ऑप्शन था, आपको सेलेक्ट करना पड़ा। तो जब भी बात सिलेक्शन का आए, मतलब आपको सेलेक्ट करना पड़े, चूज करना पड़े, तो उस सिलेक्शन के प्रोसेस को हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं। फिर से समझिएगा, जब भी बात आए सिलेक्शन करने का, तो सिलेक्शन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। अब आप एज एन इंडिविजुअल हो सकता है कि आपने इसको भी चुना हो सकता है सी इंस्टीट्यूट को अलग सब्जेक्ट के लिए चुना हो सकता है कि बी इंस्टीट्यूट को आपने अलग सब्जेक्ट के लिए चुना हो। अब आपने तीन अलग अलग इंस्टीट्यूट, सबसे पहले आप समझो, ये हमने क्या किया, तीन इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कर लिया। हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बारे में पता किया और मेरे को पता चला कि भाई साहब खान एकेडमी, मैक्स फाउंडेशन एंड सी इंस्टीट्यूट में यहाँ पे ये सब्जेक्ट अच्छा होता है, बी इंस्टीट्यूट में ये अच्छा होता है। तो अब हमने क्या किया, इन तीनों का सिलेक्शन कर लिया आउट ऑफ ऑल द ऑप्शन दैट वी वर गिवन। जितना भी ऑप्शन मेरे को दिया गया था, हमने उस तीनों को सेलेक्ट किया। तो ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। अब आप गए टाइमिंग पता करने और आपको पता चला कि बी का टाइमिंग कुछ है, सी इंस्टीट्यूट का टाइमिंग कुछ है और खान एकेडमी, मैक्स फाउंडेशन का टाइमिंग कुछ है। अब आप क्या करेंगे, अब इसको आप अरेंज करेंगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग कि मेरे कॉलेज में इतना से इतना बजे तक क्लास रहेगा, उसके बाद मेरे को यहां से यहां हम जा सकते हैं, फिर दूसरे दिन क्योंकि आज टाइम नहीं बच रहा तो हम यहां से यहां। तो आप एक पैटर्न में अरेंज करेंगे और यही जो पैटर्न में अरेंजमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशन। नंबर ऑफ वे टू अरेंज द गिवन थिंग्स। जो चीज दिया गया है उसको आपस में अरेंज करने के तरीकों को हम लोग क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन। तो फिर से एक बार समझिए, कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन बात करता है सिलेक्शन का। हमने तीन इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर लिया, अब तीनों को टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करना कि हम यहाँ से यहाँ इतना बजे जाना है, यहाँ से यहाँ इस दिन इतना बजे जाना है। तो आप क्या कर रहे हैं? एक अरेंजमेंट बना रहे हैं इन तीनों के बीच। तो ये जो अरेंजमेंट आप कर रहे हैं, एक असमंजस या क्या बोलेंगे हिंदी में, लेकिन आप जो समंजस हिंदी में प्रोबेबली बोलते हैं, तो ये जो एक बैठा रहे हैं तीनों इंस्टीट्यूट के बीच, एक अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशन। तो जब भी सिलेक्शन की बात की जाए तो वो किसका हो गया? वो हो गया कॉम्बिनेशन। और जब भी अरेंजमेंट की बात की जाए, कोई भी दिया गया चीज है, आपको 4 से 5 चीज दे दिया गया और आपको बोला कि भाई साहब आप इसको अरेंज करो,
ये कितने अलग अलग ढंग में अरेंज हो सकता है कि आप ए को पहले रखो, हो सकता है आप बी को पहले रखो, तो बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? परम्यूटेशन। क्लियर है ना? अब थोड़ा सा आगे समझते हैं कि क्यों प्रोबेबिलिटी में हम लोगों को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का अप्रोच फॉलो करना पड़ रहा है, इसका यूज क्या है। अभी तक आपने जितने भी टॉपिक पढ़ा प्रोबेबिलिटी के अंदर, आपने जितने भी टॉपिक को स्टडी किया, चाहे वो एडिशन थ्योरम हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो, चाहे वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो बेस थ्योरम हो, सब में क्या था कि बेसिकली रैंडम जो ड्रॉ किया जा रहा था वो एक इंडिविजुअल किया जा रहा था। लेकिन अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है कि if 3 cards are drawn from a pack of 52 cards, मतलब 3 कार्ड निकाला जा रहा है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब 52 कार्ड रखा हुआ है, उससे एक बार में ड्रॉ एक ही किया गया है, एक ही बार में 3 कार्ड को निकाला जा रहा है। तो अभी तक हमने कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन बनाया है जहां पे एक ही बार में एक से ज्यादा आउटकम निकाला जा रहा है। क्लियर है ना? हम बैग से भी क्या करते थे, हम लोग एक ही निकालते थे। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे आपको 52 कार्ड्स हैं और आप बोले कि आपको भाई साहब की 3 कार्ड निकालना है। तो ये 3 कार्ड निकालने के लिए आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन सा 3 कार्ड निकाला जाए। अगर ऐसे चाहता हुआ तो आप कौन सा 3 कार्ड निकालोगे? तो यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो जैसे ही सिलेक्शन करना पड़ा, मतलब वो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन का अप्रोच वहां पे आ गया। क्लियर है ना? तो वहां पे कॉम्बिनेशन। इसी तरह देखिए आगे क्या बोल रहा है, आप जो प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट इज द चांस दैट ऑल 3 विल बी किंग, जो भी 3 निकाला जा रहा है वो तीनों राजा है, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है? आप मेरे को बताइए टोटल 52 कार्ड्स में किंग का नंबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर जी 4। अब 4 में 3 राजा हो, कौन सा 3 राजा हो ये तो पता नहीं है, कोई भी 3 राजा हो सकता है। क्लियर है ना? मतलब यहाँ भी आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा चारों में। तो अगर आप इसका प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर सैंपल स्पेस 52 कार्ड है, 52 में 3 का सिलेक्शन करना पड़ रहा है, मतलब 52C3 ये मेरा हो गया सैंपल स्पेस। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसका पूछा जा रहा है कि 3 कार्ड किंग का हो, लेकिन टोटल कार्ड किंग का 4 है, मतलब उस 4 में भी कोई 3 किंग का कार्ड आए उसका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, उसको भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज 4C3। अब फेवरेबल आउटकम मेरा ये आ गया और टोटल सिलेक्शन का ये आ गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 4C3 डिवाइडेड बाय 52C3। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द 3 कार्ड्स किंग। क्लियर है ना? तो अभी आपको ये नहीं समझना, हम लोग आएंगे फिर से इस क्वेश्चन पे। अभी मैंने आपको सिर्फ बेस के लिए क्वेश्चन को एग्जांपल के रूप में समझाया है। अब कुछ और पॉइंट समझते हैं इसके अंदर, फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला पॉइंट आपको लिखा गया है NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n बाय n माइनस r। इसको बोला जाता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है आप थोड़ा सा सबसे पहले ये समझो। जैसे 5 फैक्टोरियल हमने लिखा है, अब हम इसको बैकवर्ड में मल्टीप्लाई करते चलेंगे, बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन 5 से स्टार्ट करना है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और 1 तक आपको बैकवर्ड में मल्टीप्लाई करते चले जाना है। यही हो गया 5 फैक्टोरियल का मतलब। इसी तरह अगर हमको लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल, अब ये क्या हो जाएगा 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। क्लियर है ना? अगर 9 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 9 से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे और बैकवर्ड में मल्टीप्लाई 1 तक करते चलेंगे।
तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है? अब एक और पॉइंट आप समझो, जब ये आप 5 फैक्टोरियल को लिख रहे हो, अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस पोर्शन को देखो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या हम लोग इसको 4 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते? तो आप क्या बोलेंगे, यस सर, इसको 4 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि 4 बैकवर्ड में मल्टीप्लाई होते जा रहा है और 1 तक आ गया। क्लियर है ना? तो हम 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब मैं आपसे बोलूं, क्या हम इसको 3 इंटू 2 इंटू 1 को हम लोग 3 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते? तो आप क्या बोलेंगे, यस सर लिख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 फैक्टोरियल का वैल्यू बताइए इन टर्म्स ऑफ 3 फैक्टोरियल, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। आई होप आप कुछ समझ पा रहे हो। अब आप समझो कि ये मैं आपको क्यों लिखना सिखा रहा हूं। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, तो अब आप क्या करेंगे, यहां पे 5 फैक्टोरियल को आप पूरा एक्सपेंड नहीं करेंगे, आप 5 फैक्टोरियल को ऐसे नहीं लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को आप ऐसे नहीं लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि हम जानते हैं 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब डिवाइड में भी 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 5 इंटू 4 दैट इज 20। क्लियर है ना? तो आपको जैसे ही 2 डिवाइड में रहे, तो जो भी छोटा फैक्टोरियल है तो बड़ा फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते टाइम वहां पे आके रोक दीजिए और दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ना? इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर नीचे में 5 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा क्या है 7, तो 7 को एक्सपेंड करने के दरमियान 5 फैक्टोरियल तक लाके छोड़ देंगे। 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 42 बच जाएगा। क्लियर है? कुछ आप, आई होप कि आप कुछ समझ पाए होंगे। तो चलिए फैक्टोरियल का कांसेप्ट हम लोगों ने देख लिया, अब आगे देखते हैं। इन सारी बातों को फिर से हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में करेंगे, तो आप अच्छे से समझ लो, तो ये थोड़ा सा इजी होगा, वहां पे आपके लिए फिर से वही चीज पढ़ना नहीं पड़ेगा। और ये थोड़ा सा नया पोर्शन है, तो आपको ये अप्रोच लेके चलना है कि समझने का कोशिश करना है। फिर जब हम लोग पार्टिकुलरली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर को पढ़ेंगे, तो वहां पे फिर से सारे क्वेश्चन को अच्छे से सारे कंसेप्ट के रूप में हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? तो चलिए अब देखिए परम्यूटेशन का कंसेप्ट। अगर आपको n चीज दिया हुआ है, मतलब 3 इंस्टीट्यूट दिया हुआ है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया खान एकेडमी, और आपको बोला भाई साहब आप इसको कितने अलग अलग ढंग में अरेंज कर सकते हो। ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। आपको बोला कि 3 इंस्टीट्यूट दे दिया गया है, यहां तो बहुत सारे, अगर 3 इंस्टीट्यूट दे दिया गया है और आपको बोलेगा कि आप A और B को कितने अलग अलग ढंग में अरेंज कर सकते हो, ये बताओ। तो यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है, 1 2 3, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। अब हमको बोला है कि A और B को आपस में कितने अलग अलग ढंग से अरेंज किया जा सकता है। अगर 3 दिया हुआ है तो 2 को अरेंज करना है, तो क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा। क्लियर है ना, कि इतने को अरेंज करना है, तो जितने को अरेंज करना है उसको R बोलेंगे हम लोग। यहाँ पे 2 को अरेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, R का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 3 दिया गया और बोला जा रहा है A B को आपस में अरेंज करना है। खान एकेडमी और मैक्स का एकदम फिक्स हो गया है टाइमिंग,
तो आपको इन दोनों को अरेंज करना है, कितने अलग अलग में करना है। तो ये क्या हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे, सर हम लोग क्या देखे हैं, NPR इसको लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, n का वैल्यू यहाँ पे 3 है, r का वैल्यू 2 को अरेंज करना है, इसको 3p2 लिखेंगे। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो n फैक्टोरियल, n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, यहाँ पे नहीं होगा, ये r फैक्टोरियल सिर्फ है यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो r फैक्टोरियल क्या, यहाँ पे r का वैल्यू क्या है 2, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 into 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 कैंसिल हो गया, 3 आंसर आ गया। मतलब a और b को 3 अलग अलग ढंग से अरेंज किया जा सकता है जब n का वैल्यू 3 है और r का वैल्यू 2 है। क्लियर है, आई होप आप समझ पाए होंगे फॉर्मूला को। चलिए नेक्स्ट टाइप को देखा जाए, दैट इज NCR का मतलब क्या होता है। जब हम लोग NCR बोलते हैं, NCR, अच्छा अब इसमें एक और आपको केस एराइज हो सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, सर अगर हमको R का वैल्यू 3 दिया है, ठीक है ना, तब क्या होगा। तो आप देखिए ये थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंजेस कर दोगे, ये n माइनस आर ही है, क्लियर है ना, इसको आप n माइनस आर फैक्टोरियल ही रहने देंगे। तो ये क्या हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल, तो n माइनस आर, n कितना है 3 है और r आपका 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, दैट इज 3 माइनस 2 का वैल्यू क्या होता है 1, और 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो 3 into 2 into 1, इसका मतलब 6 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 6, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। मतलब 6 अलग अलग ढंग में इन दोनों को अरेंज किया जा सकता है। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर अगर हम तीनों को अरेंज करना चाहें, मतलब n का वैल्यू भी 3, r का वैल्यू भी 3, तब कितना ढंग से अरेंज कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला में आप बैठा दो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3p3, इसका मतलब क्या हो गया 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, और 3 माइनस 3 फैक्टोरियल क्या हो जाता है 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 0, तो ये क्या हो गया 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। कैसे होता है हम लोग वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको याद रख लेना है कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो गया 1, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो जब कभी आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए, आपको 5 ऑब्जेक्ट दे दिया गया, 6 ऑब्जेक्ट दे दिया गया और बोला कि इन पांचों को आपस में अरेंज करने का तरीका बताइए, तो आप टोटल ऑब्जेक्ट काउंट करेंगे उतना फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिए, अगर आपको और हौच-पौच हो रहा है तो आप समझिए 3 इंस्टीट्यूट है और तीनों को आपस में अरेंज करने का तरीका क्या होगा। तो हो सकता है यहाँ पे इस बॉक्स को भरने का ऑप्शन मेरे पास क्या है 3 है, यहाँ पे हम ए को भी बैठा सकते हैं, बी को भी बैठा सकते हैं, सी खान एकेडमी या मैक्स फाउंडेशन को भी रख सकते हैं। तो इसको भरने का टोटल कितना आ गया 3। अब दूसरे वाले को भरने का टोटल कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों में कोई एक भरा जाएगा, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन ही बचेंगे यहाँ पे भरने के लिए। क्लियर है ना। और अब यहाँ पे 2 को आपने फिक्स कर दिया होगा, तो लास्ट में कोई एक बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल आपने इन तीनों को कितने वे में फिल किया है, तो आप क्या बोलेंगे 3 into 2 into 1 that is 6। क्लियर है। आई होप आप समझ पाए होंगे। जितना भी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा लेते जाना है, बाद में हम लोग इसको, ये अलग पोर्शन है। क्लियर है ना। तो मैं आपको यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ जितना समझा पाऊँ, क्योंकि विदाउट द
वो सारा पोर्शन यहाँ पे बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आई होप अभी तक मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला बताया NPR, वो क्या होता है 3p3 सॉरी n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब अगर आपको r नहीं दिया हुआ है, मतलब सारे को अरेंज करना है, तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, उतना फैक्टोरियल। अगर आपको चार कोई अलग अलग डिजिट दिया और आपको बोला है चारों का टोटल अरेंजमेंट बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल। अगर आपको 5 डिजिट दिया हुआ और आपको बोला जा रहा है कि पांचों का अलग अलग ये बताइए, तो आप क्या लिख देंगे, 5 फैक्टोरियल। क्लियर है ना? तो आपको अभी तक मैंने सिर्फ परमुटेशन का फॉर्मूला बताया, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू बताया और ये कंसेप्ट समझाया कि अगर आपको टोटल को अरेंज करना रहे तो उसका आंसर क्या होगा। अब सिलेक्शन पे आते हैं। NCR का मतलब क्या होता है? अब देखिए NCR में जो NPR का फॉर्मूला होता है वो रहता है और साथ में R फैक्टोरियल डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है ना? तो NCR क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r इनटू r फैक्टोरियल। अब जैसे कि और अच्छे से समझते हैं, अब n का वैल्यू 3 दे दिया, c का, और बोला जा रहा है कि उसमें आपको 2 को सेलेक्ट करना है, मतलब 3 इंस्टीट्यूट रांची में और आपको कोई 2 को सेलेक्ट करना है, तो कितने ढंग में 2 का सिलेक्शन किया जा सकता है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो NCR पहले आप लिखना सीखेंगे। NCR क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कितना है 3, फिर बीच में c हमने लिखा और r कितने को सेलेक्ट करना है, तो 2 को सेलेक्ट करना है, तो ये क्या हो गया 3c2। इसका मतलब ये क्या हो गया 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फॉर्मूला क्या होता है 3 माइनस 2 n माइनस r, तो 3 माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। r का वैल्यू क्या है 2 फैक्टोरियल। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3 इनटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 बाय 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, तो 3 अलग अलग ढंग में सेलेक्ट किया जा सकता है। क्लियर है? तो जब भी सिलेक्शन का बात आए तो आपको क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का पड़ेगा और ब्रह्मास्त्र क्या है आपको कि सिलेक्शन वर्ड दे दिया जाएगा। जब भी मोर और लेस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में आप 90% में देखोगे कि सिलेक्शन लिखा हुआ लिखे रहेगा, 10% में नहीं लिखा हुआ रहेगा। वो जो 10% या 5% होगा उसको हम लोग बनाने के दरमियान अच्छे से समझ जाएंगे कि कहाँ पे क्या तरीका हो सकता है। क्लियर है ना? तो आपको सिलेक्शन लिखा हुआ दिखे क्वेश्चन में, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन, बट अरेंजमेंट लिखा हुआ दिखे सो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन में हम लोग चीजों को कैसे लिखते हैं, NPR का मतलब क्या होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। क्लियर है ना? और उसी तरह अगर क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में है तो कैसे लिखेंगे NCR, इसका मतलब क्या हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। और एक एडिशनल चीज क्या याद रखना है आपको, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। बस इतना आपको याद रखना है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस को समझते जाते हैं और आपको यहाँ पे बहुत नया नया चीज मिलेगा। तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि मेरे को सीखते चलना है जो भी नया चीज आ रहा है। देखिए टाइप 5 पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। टाइप 5 का पहला क्वेश्चन है, देयर आर 7 रूम्स इन अ होटल। 7 रूम है होटल में, 1 2 3 4 5 6 7 रूम हो गया। और आपको बोला जा रहा है इन हाउ मेनी वेज देयर आर
3 person can occupy different room। तो आप बातों को समझिए, ये 7 रूम आपको दिया हुआ है, मतलब m का वैल्यू क्या हो गया 7। अब इस 7 में बोलता है कि 3 अलग अलग पर्सन कितने रूम को ऑक्युपाई कर सकते हैं, ये आपको बताना है। मतलब यहाँ पे 7 में आपको अरेंज करना होगा कि 3 अलग अलग रूम में ए पर्सन, अगर 3 पर्सन को हम लोग मान ले ए बी सी। अब हम लोगों को देखना है कि ए कितने ढंग से यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे कितने ढंग से रूम को ऑक्युपाई कर सकता है, मतलब कितने को अरेंज करना पड़ेगा 3 को। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये तो अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन का बात है ही नहीं, क्लियर है ना। तो ये क्या हो गया h p r दैट इज 7 फैक्टोरियल बाय 7 minus 3 factorial that is 7 factorial divided by 4 factorial। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 7 into 6 into 5 into 4 factorial divided by 4 factorial। अब बताइए ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचाएगा 7 into 6 into 5, यही आंसर हो जाएगा। और आप प्रैक्टिकली समझेंगे तो 3 रूम ऑक्युपाई करने का अलग अलग तरीका आपसे पूछा जा रहा है, तो आप समझिए बातों को। ये जो पहला रूम है ये 7 के लिए खुला हुआ होगा, मतलब कोई भी इसमें रह सकता है, तो ये 7 हो गया। दूसरा रूम, अब क्योंकि इस 7 में से कोई ना कोई एक रूम में इसमें रुक गया होगा, तो दूसरे रूम को भरने का कितना मेरे पास ऑप्शन बचा है, तो आप क्या बोलेंगे 6। इसी तरीके से अब 2 रूम में कोई ना कोई बैठ गया होगा, और तीसरे रूम में अगर मैं आपसे पूछूंगा अब बैठाने के लिए कितना ऑप्शन बचा है, तो आप क्या बोलेंगे 5। तो टोटल हमारे पास कितना ऑप्शन या फिर तरीका हो गया तीनों रूम को फिल करने का, तो आप क्या बोलेंगे 7 into 6 into 5। क्लियर है ना। तो आप धीरे धीरे ये सारी चीजों को समझते जाएंगे, बस अभी थोड़ा सा बेसिक आप समझते चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द वर्ड सॉफ्टवेयर कैन बी अरेंज्ड टेकिंग ऑल द लेटर वर्ड एट अ टाइम। मतलब समझिए, आपको एक वर्ड दिया हुआ है सॉफ्टवेयर, अब आपको बोला जा रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट लेटर्स ऑफ अरेंजमेंट कैन बी पॉसिबल व्हेन ऑल द लेटर्स आर टेकन एट द टाइम। मतलब यहाँ पे क्या है कि आप सारे लेटर को अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिमिटेशन नहीं लगाया कि भाई साहब पहले 3 लेटर का अरेंजमेंट आप बताओ मेरे को कि वो आपस में कितने ढंग में अरेंज किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे केस में हम लोग सबसे पहले अब डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, पहले नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको एक और चीज याद रखना है कि अगर कोई भी डिजिट रिपीट करे, जैसे ओ 2 बार आ जाए, ए 2 बार आ जाए, ई 2 बार आ जाए, तब वहां पे आपको प्रिकॉशन लेना है। वहां पे फिर आंसर क्या होगा, जैसे हम लोग लिखते हैं इलाहाबाद ALLAHABAD। अब हमको बोला कि भाई साहब इसका टोटल आप मेरे को बताओ अरेंजमेंट कितने ढंग में इन सारे लेटर्स को अरेंज किया जा सकता है। तो आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे टोटल डिजिट कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जैसा मैंने आपको बताया कि जितने डिजिट उतने ढंग में अरेंज हो सकते हैं, मतलब 9 फैक्टोरियल। लेकिन अब आप समझो, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे क्या है ए तीनों ए सेम है, तो यहाँ पे हमने ए लिखा, हमने ए लिखा, हमने यहाँ पे ए लिखा।
और बीच में हमने भर दिया H L L B H D और इसको हमने एक पैटर्न मान लिया। अब हो सकता है ये A जो हो यहाँ पे आ गया हो और ये A यहाँ पे आ गया हो, तो ये जो आप 9 फैक्टोरियल लिख रहे हो उसमें सारा पैटर्न काउंट हो रहा है। मतलब जब A अलग अलग हो, सपोज करिए ये A1 है, ये A2 है, A3 है, तो इसको एक पोजीशन माना गया। अब दूसरा पोजीशन जब A2 यहाँ हो गया, A1 यहाँ हो गया और A3 यहीं का यहीं है, तो इसको भी एक पैटर्न मान लिया गया। इसी तरीके से A3 यहाँ है, A2 यहाँ है, A1 यहाँ है, इसको भी एक पैटर्न मान लिया गया, एक अलग पैटर्न मान लिया गया। लेकिन क्या रियलिटी में ये तीनों अलग पैटर्न है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A तो भाई साहब A है, अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये तो एक ही सेम पैटर्न है, आप इसको अलग अलग काउंट कैसे कर सकते हो? क्लियर है ना? तो उस समय हमारा आंसर 9 फैक्टोरियल नहीं होगा। क्लियर है? तो आपको क्या होगा, हम लोग फिर जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसको डिस्कस करेंगे आपको। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, आ गया क्वेश्चन वही वाला। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक बी अरेंज? स्टैटिस्टिक दिया गया है और आपको बोला जा रहा है कि इसको अरेंज करना है। कितने अलग अलग ढंग में किया जा सकता है? आप मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे क्या है, एक टी, एक टी, एक टी, ठीक है ना? ये तीनों रिपीट कर रहा है। अब ये 3 है और ये क्या है, तीनों सेम है, तो टोटल पहले आप डिजिट को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट हो गए, तो 10 फैक्टोरियल। लेकिन इस 10 फैक्टोरियल में क्या याद रखना है, T1 T2 T3 सेम माना गया है, मतलब अलग अलग जहां पे है वो उसको काउंट कर लिया गया। तो आप क्या करें, कितने बार T को रिपीट किया गया है? 3 बार, तो आप 3 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दें। उसी तरीके से कितने बार I को रिपीट किया गया है, तो आप क्या बोलेंगे, सर 2 बार I को रिपीट किया जा रहा है, तो इसका मतलब फिर से I को 2 बार। आप प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करिए। आप 3 T है तो आप इसको T1 T2 T3 मान लीजिए, I 2 है तो आप इसको I1 I2 मान लीजिए, S 2 है तो आप इसको S1 S2 मान लीजिए। तो जब ये बनाया गया एक्चुअली, तो यहाँ 10 कॉलम था जितना है। अब S1 यहाँ पे है, S2 यहाँ पे है, S3 यहाँ पे है। क्लियर है? तो इसको एक पैटर्न मान लिया गया है। उसी तरीके से अब यहाँ S2 आ गया, यहाँ S1 आ गया, यहाँ S3 यहीं पे है, इसको भी एक पैटर्न मान लिया गया। क्या एक्चुअल में ये अलग है? नहीं अलग है, क्योंकि S तो S है। तो मतलब ये जो 10 फैक्टोरियल है उसमें कुछ अनवांटेड भी काउंट हो गए हैं जो सेम पैटर्न है। तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में, जो जितना टाइम्स रिपीट कर रहा है उतना टाइम्स उस फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल बाय 3, T 3 बार रिपीट कर रहा है तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय I 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और फिर S 2 बार रिपीट कर रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा, 10 into 9 into 8 into 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, डिवाइडेड कर दिए 3 फैक्टोरियल से। देखिए 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, फिर क्या बचा, 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 2 into 1 2, और उसी तरह से फिर से 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 2 into 1 2, तो 2 into 2 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 into 9 into 8 into 6 into 5
5, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, हम लोग आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। आप ये बेसिक अभी याद रखो, और जैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे फिर से एक बार पहले रिकॉल करेंगे चीजों को, एंड देन हम लोग फिर आगे वाले क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। और आपको सिर्फ बेसिक याद रखना है, ठीक है ना, जिससे आप जब मैं बताऊं नेक्स्ट क्लास में तो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।